हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीए सेंटर। करंट अफेयर विद स्टैटिस्टिक्स का जो हम एमसीक्यू चला रहे हैं सीरीज, इसमें आपका स्वागत है। हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में कौन कौन से एमसीक्यूज हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो हमारा ये डिस्कशन होगा मित्रों, ये फोकस है जो करंट अफेयर विद स्टैटिस्टिक्स के साथ जो यूपीएससी या फिर जो आने वाले एग्जाम्स है, जैसे यूपी का एपीएस का एग्जाम है, फिर आरओ एआरओ का है, और यूपीपी से 2024 का है, और अदर एग्जाम्स के लिए अब अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो उनमें जो कि जीएस जो पूछा जाता है उसमें आपका कवर करेगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एमसीक्यूज बना के आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये हर एक एग्जाम के लिए कारगर होगा। तो इसके लिए आप अलर्ट रहिए कि कैसे हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप पूरा 100% मेरे साथ टच में नहीं आएंगे तब तक आपको एक कंटेंट है जो आपसे लिंक नहीं हो पाएगा। जैसे करंट अफेयर विद स्टैटिक्स जो न्यूज एनालिसिस हम करते हैं वो है, फिर उसका कनेक्शन इसके साथ है, राइट। और फिर इसका कनेक्शन जो हम एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का करते हैं उसके साथ है, फिर उसका कनेक्शन हमारा टू द पॉइंट और बिग न्यूज इन डेप्थ में जो हम डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट वाइज उसका है, और फिर वहीं से लिंक्स निकल करके जाता है हमारा रेफरेंस बुक और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से निकल करके जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी को फॉलो करो, मैं नहीं कह रहा हूँ सीए सेंटर दिल्ली को ही फॉलो करिए, जिसको फॉलो करना चाहते हैं उसको फॉलो करिए, और जैसे मन करे वैसे जिसको भी फॉलो करिए, आप उसको उसके साथ 100% ईमानदारी के साथ टच में रहिए। जो सीए सेंटर दिल्ली का ऑब्जेक्टिव है, मेजर ऑब्जेक्टिव और अदर इंस्टीट्यूशन से इंस्टीट्यूट से जो है कि कैसे डिफरेंट है। डिफरेंट इस वजह से है कि जो भी डिस्कशन यहाँ पे होता है वो एक टॉपिक के अलावा भी उसमें कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक्स पढ़ाई जा रही तो आपको ज्योग्राफी नहीं बताई जाएगी, ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही तो इसका ये मतलब नहीं है आपको इकोलॉजी इन्वायरमेंट के बारे में ना बताया जाए। हिस्ट्री पढ़ाई जा रही हो तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको पॉलिटी के बारे में ना पढ़ाई जाए या फिर मैपिंग के बारे में ना पढ़ाया जाए। जो भी सी एस सेंटर दिल्ली में लेक्चर होते हैं उनका ही डायनामिक डायमेंशन और बड़े ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से होता है। तो हम अभी बात कर लिए एपीएस का एग्जाम में आप काम करेगा, आरओ एआरओ के लिए काम करेगा, यूपीपीसीएस 2023 के लिए भी ये काम करेगा। आते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं करंट अफेयर्स में। अभी देखिए 2016 में पठानकोट टेरर अटैक हुआ था, ठीक है। पठानकोट टेरर अटैक जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे जो उसके मास्टरमाइंड थे उनकी जो है कि मर्डर हो गया पाकिस्तान में। तो हमें ये पता होना चाहिए कि उनका नाम क्या है। उनका नाम है यहाँ पे, आप यहाँ ए बी बोल सकते हो, ठीक है, सी और डी, हालांकि रोमन अंक में दिया, सईद लातिफ। ये जो है कि इसके मास्टरमाइंड थे पठानकोट के, उनकी जो कि डेथ हुई। अब इसके बाद है एनजीटी। एनजीटी का हेडक्वार्टर के बारे में पूछा गया कि रियल में एनजीटी है क्या और इसका हेडक्वार्टर कहाँ। तो न्यूज में आया हुआ था, इस वजह से हमने क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर दिया। यूपीएससी ने सवाल भी पूछा था कि एनजीटी का फुल फॉर्म हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और भी एग्जाम है एनजीटी के बारे में पूछे कब आया और इसका फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करता हूँ कि हेडक्वार्टर कहाँ है। तो न्यू दिल्ली में है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। पहली बात तो एनजीटी को जब लाया गया 2010 में, जो है कि लॉ के द्वारा एक लाया गया, जो है एनजीटी एक्ट 2010। अब इसका क्या है कि हेडक्वार्टर की जो बात करते हैं, हेडक्वार्टर आपका दिल्ली में है, राइट। और दूसरी चीज, इसके जो चेयरमैन होते हैं, ठीक है, वो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। और उसके बाद ये जो होती है कि इसका वर्क क्या है, इसके पास देखिए सुमोटो काम करने का है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, क्योंकि एन से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसका फुल फॉर्म अगर हम बात करते हैं कि फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल, एक सेकेंड, ठीक है, फुल फॉर्म के बारे में बात करते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इज दैट क्लियर? ये चीज हो गई। तो अब हमें कहाँ से एक सवाल से कितने मिले, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। दूसरी बात, कब लाया गया, 2010 में, किसके द्वारा, बाई एक्ट एनजीटी एक्ट 2010। हेडक्वार्टर दिल्ली में है, चेयर इसके जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। ये सो मोटो कोई भी एक्शन ले सकता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ग्रीन या इन्वायरमेंट से रिलेटेड। कई बार इसने फाइन भी कई लोगों को लगा रखा है और कई बार गवर्नमेंट को फटकार भी लगाई। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो इशू है,
एक तरह के आप जुडिशरी पावर इसके पास है। एक तरह से इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो ग्रीन या फिर जो मतलब बोल सकते हो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो इशू है उसका केस जो आए एनजीटी में आए, एनजीटी उसको जो कि हैंडल करे और जुडिशरी की वर्कलोड को कम करे, राइट। तो ये था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है नीति आयोग का फुल फॉर्म। हमें ये भी पता है क्योंकि यूपीपीसीएस में सवाल पूछा हुआ था पीटी में। आई डोंट नो एग्जैक्ट ईयर ऑफ द क्वेश्चंस बट यस आई एम अवेयर अबाउट दिस कि एनजीटी का नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछा हुआ था। तो नीति आयोग का मैं फुल फॉर्म बता दूं, बस इतना ही सफिशियंट नहीं है। यह सर्टन दिल्ली जब बताता है तो ये पूरी आपको डिटेल हिस्ट्री बताएगा, जैसे एनजीटी के बारे में बताया, अब नीति आयोग के बारे में। पहली बात तो फुल फॉर्म हम देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे ए होना चाहिए, बी इन्होंने गलत कर दिया है आज, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया को लेकर के। पहली चीज इसका हम क्वेश्चन का जवाब दे दिए। अब हम आएंगे एनजीटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि क्या है एनजीटी, सॉरी एनजीटी के बारे में कर रहे हैं हम, जो कि नीति आयोग के बारे में बात कर रहे हैं। नीति आयोग, नीति NITI, नीति आयोग के बारे में बात करें। इसको 2015 में लाया गया और 2015 से 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को लाया गया। और इससे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन था नीति आयोग के वो था प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन, ठीक है। प्लानिंग कमीशन को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। उसके बाद नीति आयोग आया 2015 में, जनवरी 2015 को। इसको जो चेयर करता है, चेयर करने के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या है कि ये एक तरह के थिंक टैंक है। थिंक टैंक, टैंक मतलब ये हो गया कि एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो सोचती है गवर्नमेंट या देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए। और जैसे क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके पास टाइम नहीं होता। हालांकि आपके दिमाग में है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्राइम मिनिस्टर इसको चेयर करते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन ये एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव मतलब आप बोल सकते हो कार्यपालिका, कार्यपालिका, कार्यपालिका के जो कि एक मतलब प्रस्ताव पे ये लाया गया है। कोई ऐसा लॉ नहीं बना हुआ जैसे क्या बोलते हैं एनजीटी के कॉन्टेक्स्ट में बना हुआ है, एक थिंक टैंक का। और ये एक तरह से फेडरल स्ट्रक्चर को इन्हांस करती है। और इसमें स्टेट का 75% रोल होता है कोई भी डिसीजन अगर पास करना होता है नीति आयोग से, तो इसको लेकर। फिर इसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ मेकिंग द लॉ ऑफ द मैनेज द वेस्ट। अब ये कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन में थोड़ा का गड़बड़ी हो गई है। ये कहने की ये कोशिश कर रहा है कि कौन सा ऐसा स्टेट्स है, ठीक है, अभी एक लॉ पास किया है कि आप मैनेज करो वेस्ट, जो वेस्ट मैनेज होता है ना उसको, जैसे मान लीजिए होटल होते हैं, ठीक है, होटल होते हैं या फिर अगर रेस्टोरेंट होते हैं या फिर अदर आप बोल सकते हो कि जैसे गुरुद्वारा जो भंडारा वगैरह चलता है, स्कूल है या फिर कोई शॉपिंग मॉल है, वहां से जो वेस्ट निकलता है, जो वेस्ट निकलता है उसको मैनेज उनको करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसके लिए केरला, केरला देश का ऐसा राज्य एक बना कि जो इसने लॉ लाया है क्या, अभी तो हाउस सेशन में नहीं है, तो जो वहाँ के गवर्नर हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आप एक ऐसा काम करिए, एक ऑर्डिनेंस ना, ये 213 हमारा एक अंडर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अंतर्गत गवर्नर जो है कि ऑर्डिनेंस लाता है। और 123 एक ऐसा ऑर्गन जो कि एक है क्या बोलते हैं आर्टिकल है जिसमें प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस लाता है। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है यह हमें पता होना चाहिए। ऑर्डिनेंस ऐसा एक लॉ है जब हाउस काम ना कर रही हो, जैसे पार्लियामेंट सेशन में ना हो, असेंबली भी सेशन में ना हो, प्रेसिडेंट गवर्नर राज्य में और प्रेसिडेंट जो है कि केंद्र में, उनको लगे कि ऐसा जरूरी है कि एक लॉ लाया जाए, तो एक तरह से प्रस्ताव लाते हैं, प्रपोजल, जिसको हम ऑर्डिनेंस का नाम देते हैं, ठीक है। और ये ला करके इम्प्लीमेंट किया जाता है और इसको 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर हाउस से पास करवाना पड़ता है। अगर नहीं करवाएंगे तो ये लॉ खत्म हो जाता है। बात समझ रहे हो? ऐसा 6 महीने ही क्यों? कि क्योंकि जो हाउस होती है 6 महीने से ज़्यादा पीरियड्स तक वो ऐसा डिसकंटिन्यू नहीं रह सकती, मतलब 1 साल में 6 महीने पर उनको मिलना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये केरला ऐसा है कि जो ऐसा लॉ लाया कि वेस्ट को मैनेज किया जाए। फिर उसके बाद देखिए काबिनी रिवर,
कावेरी रिवर के बारे में कहा जा रहा है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो ये ट्रिब्यूटरी आपकी बोल सकते हो कावेरी, हालांकि स्पेलिंग थोड़ा गलत लिखा गया है। ठीक है, का यू वी ए री। ठीक है, कावेरी इसका स्पेलिंग ये होता है, हालांकि मिसप्रिंट हो गया है, सॉरी फॉर दैट। तो कावेरी रिवर की जो कि ट्रिब्यूटरी है वो ना काबिनी रिवर, राइट। तो ऐसा क्यों है ये हमें पता होना चाहिए कि इस समय देखिए कावेरी रिवर वाटर को लेकर के डिस्प्यूट चल रहा है कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में। तो इस समय से बहुत से न्यूज में आया हुआ। फिर उसके बाद हमने पहले ही नेक्स्ट सवाल का भी जवाब दे दिया कि कर्नाटका जो कावेरी रिवर है इसका जो कि वाटर डिस्प्यूट किसके किसके बीच में है। तो ये हमने पहले डिस्कस किया कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में। ठीक है, फिर इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे। सी ए जी जो कंपोटोटोरल एंड ऑडिटर जनरल, इसको अपॉइंटमेंट कौन करता है, इसके बारे में पूछा गया, यूपीएससी ने सवाल भी पूछा है 148। देखिए सीएजी का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, ऑप्शन बी जो सही है। ठीक है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए प्रेसिडेंट को लेकर के। तो जो आर्टिकल 148 बात करता है इसमें सीएजी के बारे में बात की गई है। अब सीएजी होता है क्या, ये बात पता होना चाहिए। ये जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये जो एक्सपेंडिचर करते हैं ना, एक्सपेंडिचर अपना खर्चा करते हैं तो उसका ऑडिट करती है। ठीक है, ऑडिट करती है कि खर्च होने की बात की जो पैसा खर्च हुआ है वो सही जगह हुआ है या नहीं हुआ है। इस चीज़ को लेकर के राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब पास किया गया ये हमें पता होना चाहिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में, 2005 मतलब बी ऑप्शन नीचे सही। ठीक है, तो अब देखिए क्या है राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन ये 2005 में एक एक्ट पास किया गया। सपोज करिए अब मोहन नाम का कोई व्यक्ति है, मोहन नाम का व्यक्ति है, वो चाहता है कि एक नीति आयोग से कुछ इन्फॉर्मेशन ले कि क्या काम है कैसे। तो ये एक अप्लीकेशन डालेगा, ये फिर इसके रिस्पॉन्स में इनको इन्फॉर्मेशन देंगे। राइट टू इन्फॉर्मेशन आपका जो कि लीगल या स्टेटरी राइट है, आप जो कि इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, 2005 में लाया गया था। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI ये किसका इनिशिएटिव है, यूपीएससी ने 2018 या 17 में सवाल पूछा हुआ था, दैट्स वाई आई मेंशन। और ये भी चीज़ है कि अभी बेल्ट रोड इनिशिएटिव का थर्ड मीटिंग होने वाली है अभी। तो हमारे यहाँ सवाल में पूछा गया है और ऐसे ही सवाल पूछा हुआ गया था यूपीएससी के द्वारा, बेल्ट रोड इनिशिएटिव ये किसका इनिशिएटिव है, अभी हाल में चाइना देखा गया तो ये चाइना का है। ठीक है, ऑप्शन बी जो सही, सेकेंड ऑप्शन जो सही। तो अब आते हैं बेल्ट रोड इनिशिएटिव क्या है। देखिए बेल्ट रोड इनिशिएटिव 2013 में लॉन्च किया गया और इसका फर्स्ट जो मीटिंग हुई 2017 में हुई और सेकेंड जो मीटिंग हुई 2019 में हुई और थर्ड मीटिंग जो अभी 2023 में होने जा रही है। तो इंडिया ने डिसाइड किया है कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। रीजन क्या है ये बताते हैं। बेल्ट रोड इनिशिएटिव का है एक सब पार्ट है सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये जो कि हमारे POK पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर से गुजर रहा है। तो इस वजह से हमने कहा कि नहीं भाई हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि ये एक तरह का हमारे सोवरेनिटी का वायलेशन है, हम नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। बहुत से कंट्री इसका विरोध किया है, हालांकि अभी लेटेस्ट आया है कि इटली ने डिसाइड किया है कि जो चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव है हम इस पर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इधर क्लियर। फिर उसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10वां है, इसमें पूछा रहा है GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, GST काउंसिल का मीटिंग होती है तो उसको चेयर कौन करता है, RBI का गवर्नर, प्रधानमंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, नन ऑफ एबव। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं इसको ये चेयर करते हैं। तो GST 2016 में लाया गया, 17 में जो कि इसको इम्प्लीमेंट किया गया 1 जुलाई से। ठीक है, अब जो GST एक्ट 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया और इसमें GST का बात की गई है, GST काउंसिल की। ठीक है, और GST काउंसिल जनरली इसको चेयर किया जाता है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, जो फाइनेंस मंत्री होते हैं जिसे निर्मला सीतारमण होती है। और ये इनडायरेक्ट की बात करती है। ठीक है, इन डायरेक्ट टैक्स के बारे में डील करती है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट टैक्स के बारे में आपसे उलझाने के लिए कमीशन उल्टा सीधा कुछ बोल सकता है। आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड, हालांकि इसमें बोल रहा है, एक सेकेंड, आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड,
इसमें देखिए जो सवाल हुआ है, कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल सीनियर सिटीजन, ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, हम इसको बाद में डिस्कस कर लें कि ये कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे कि सीएजी के बारे में कहाँ पे बात की गई, तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, 148 के बारे में बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात की गई है, आर्टिकल 330 और 332 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील किसको करता है, ये रिजर्वेशन फॉर SC ST लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बात करता है। बात समझ रहे हो, इस बारे में बात कीजिए। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात आता है कि 73-74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 19 और 92 और इम्प्लीमेंट 93 में किया गया। ये किससे रिलेटेड है, तो ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और अर्बन लोकल बॉडी से रिलेटेड है, ये हमें पता होना चाहिए, राइट। तो ये चीज़ होना चाहिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, ठीक है। जेंडर गैप, जेंडर मेल और फीमेल, मेल एंड फीमेल के बारे में बात की जा रही है, तो इसको लेकर के बात की है। तो इसको देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि एनुअली इसको पब्लिश करता है, ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है 107 किससे रिलेटेड है, तो ये कंपोजिशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इससे रिलेटेड है, ये हमें पता होना चाहिए। आपसे सवाल आर्टिकल से हो सकता है रिलेटेड पूरी है। और उसके बाद 17 क्वेश्चन कर रहा है आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये रिलेटेड किससे रिलेटेड है। ये देखिए पहली बात तो फंडामेंटल राइट में आता है, इसमें आता है फंडामेंटल राइट में आता है, और फंडामेंटल राइट हमारा आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के बीच में आता है। और जो ये पार्ट पड़ता है, अब पार्ट का 3 पड़ता है। और फंडामेंटल राइट हमारा 7 थे, बट इसको 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू जो राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया, अब इसको 300A में मेंशन कर दिया गया। इज दैट क्लियर। अब ये जो है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया। अब प्रेजेंट टाइम में कितने हमारे फंडामेंटल राइट बच गए दोस्तों, 6 बच गए, 6 बच गए। तो उसमें जो 14 से लेकर के 18 तक की बात की जाती है, इक्वालिटी की बात की जाती है, किसकी, इक्वालिटी की बात की जाती है। जो 14 की बात की जाती है तो ये कहते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल जो 14 है रिलेटेड, ये इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ लिखा है, ठीक है, लॉ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि 14 किसे है। दूसरी बात ये भी हम डिस्कस कर लेते, प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द सम ग्राउंड, जैसे रेस, सेक्स, जेंडर के हिसाब से, तो ये आपका 15 आता है। इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी की आपकी 16 में आता है। आप इसको अपोलिश टचेबिलिटी की बात करते हैं, तो टचेबिलिटी की 17 में आता है। और अबोलिशन में टाइटल की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को महाराजा धीराज, सिराज सिंह वगैरह वगैरह नाम दे दिया जाए, तो ये आपका 18 में बात किया जाता है कि 18 में नहीं। जैसे भारत रत्न दिया जाता है, ये अवार्ड है और ये कोई टाइटल नहीं है, बात समझ रहे हो। और सचिन तेंदुलकर, CV रमन, जिनको भी दिया गया भारत रत्न, वो एक तरह से अटल बिहारी वाजपेयी सर रहे हैं, तो उनको जो दिया जाता है वो एक तरह का एक अवार्ड होता है, टाइटल नहीं होता। तो हमें पता हो जाना चाहिए कि ये रियल में क्या है, किससे रिलेटेड है। फैक्ट चेक यूनिट इस्टेब्लिश बाई किसके, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक IT, इसके द्वारा जो किया गया। तो फैक्ट चेक यूनिट होती क्या है, सपोज करिए कि आप ऑनलाइन करिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में चेक करेगा, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि फेक हो, ठीक है, मिसलैंडिंग हो, तो इसके बारे में ये जांच करेगी। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक IT मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है, ऑप्शन ये है करेक्ट। फिर उसके बाद है ऑपरेशन अजय किससे रिलेटेड है, हमें ये पता होना चाहिए। ऑपरेशन अजय रिलेटेड है जो इजराइल में हमास ने अटैक किया, वहाँ पे इंडियन जो सिटीजन्स हैं उनको इवैक्यूएशन के लिए, वहाँ से उनको इंडिया लाने के लिए भारत सरकार ने एक प्रोग्राम चलाया है ऑपरेशन, जिसको अजय बोलते हैं, ठीक है। अगर आपसे सवाल पूछेगा तो वो सीधे पूछेगा ऑपरेशन अजय किससे रिलेटेड है। उन्हें नेवी दिया है यूक्रेन से बचाने के लिए 99 तो सेव द इंडियन सिटीजन फ्रॉम द हमास इजराइल अटैक कॉन्टेक्स्ट के लिए। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था। आई होप कि ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग माय वीडियो एंड, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये है, अच्छा ठीक है, ठीक है। अब इसमें जो हमने क्वेश्चन नंबर 11 की बात किया था, क्वेश्चन नंबर 11 की हमने, तो फिर यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जो 11 है इसमें आर्टिकल देखिए 81 की बात कर रहे हैं। 81 में कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल की बात करते हैं, लोकसभा की, लोकसभा में किस तरह की कम्युनिकेशन होगा, इसको लेकर के बात करते हैं। यहाँ पे टाइपिंग करने वालों ने मिस कर दिया,
तो आर्टिकल 81 जो होता है ये किससे रिलेटेड होता है आपका, जो लोकसभा की कंपोजिशन था, हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल, लोअर हाउस के रूप में जानते हैं, राज्यसभा को हाउस ऑफ सिटीजन्स, हाउस ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन, ऐसे नाम से जानते हैं, हमने कई बार डिस्कस भी किया है। तो इस लेक्चर में दोस्तों इतना ही रहेगा, और कोई डाउट्स कोई क्वेरी होगी एमसीक्यू से रिलेटेड तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। तो इस लेक्चर में इतना है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।